तो हेलो गाइस वंस अगेन। आज हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग के अलग अलग टर्म्स की, जो कि अकाउंट्स में हमारे यूज किए जाते हैं। अकाउंट्स में अलग अलग जो नए नए टर्मिनोलॉजी है, नए नए टर्म्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे अकाउंट्स को आगे फर्दर पढ़ने से पहले। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं डेटर के बारे में। हमारा डेटर क्या होता है? देखिए, किसी भी घर में ज्यादातर अगर हम बात करें, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, ज्यादातर चीजें जो है वो उधार पर खरीदी जाती है। घर में ज्यादातर आप लोगों का दुकान में खाता होता है, दुकान में अकाउंट होता है, दुकानदार के पास आप जाते हो, उससे उधार पर चीज खरीद कर लाते हो और महीने के अंत में उसको पैसा दे देते हो। तो जो चीज आप जिससे उधार पर खरीद कर ला रहे हो, कोई चीज आपने उधार पर खरीदना, कोई चीज आप उधार पर खरीद कर ला रहे हो, जिससे ला रहे हो, उसके लिए आप उसके क्या हो जाओगे? डेटर हो जाओगे। उसके लिए आप क्या कहलाओगे? डेटर कहलाओगे। तो डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर वो कोई भी बंदा होता है जो कोई भी चीज किसी से भी उधार पर अगर खरीदता है तो वो डेटर कहलाता है। ठीक है ना? अ पर्सन, अ फर्म, अ कंपनी। अब इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की है, एक पर्सन के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक कंपनी के बारे में। एक पर्सन, एक फर्म और कंपनी। एक बंदा भी हो सकता है डेटर, एक फर्म भी हो सकती है डेटर, एक कंपनी भी हो सकती है डेटर, जिसको कि किसी एंटरप्राइज को अमाउंट देना होता है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने उस एंटरप्राइज से उधार पर कुछ गुड्स और सर्विसेज को उनसे खरीदा। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज अ डेब्ट। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो अमाउंट, जो पैसा हमें उनसे लेना होता है, वो क्या कहलाती है? उनकी डेप्थ कहलाती है, डेटर्स की डेप्थ कहलाती है। ठीक है ना? अब इसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो बंदा जो कि डेटर्स को, जो कि हमारे अलग अलग लोगों को चीजें उधार पर बेचता है, यानी कि उधार पर पैसा देता है, चीजें उधार पर बेचता है, वो बंदा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। अब यहाँ पे एक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसा दिया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पैसा दिया, वो क्या हो गया? पर्सन। एक फर्म, एक बैंक से आप पैसा लेने गए, लोन लेने गए, वो क्या हो गई? फर्म। कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेसिकली क्या किया? अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को जो है पैसा दे दिया। उन्होंने कहा आप पैसा ले जाओ। कंपनी टू कंपनी। तो कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई भी क्रेडिटर आपका हो सकता है। ठीक है ना? अब दोनों who basically a person, firm or company owes amount to the enterprise on account of the purchase of goods and services। ठीक है ना? जिसको कि आपने पैसा देना है। अब उसके बाद बात करते हैं असेट्स। असेट्स हमारे क्या होते हैं? असेट्स बेसिकली प्रॉपर्टी होती है हमारी, लीगल राइट होते हैं हमारे। ऐसी प्रॉपर्टी जैसे जमीन जायदाद, उस पर हमारा लीगल राइट है, हमारा मालिकाना हक है। ओन बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एक बिजनेस की भी हो सकती है। ठीक है ना? एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी खुद की जमीन भी हो सकती है, बिजनेस की कुछ हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे उसके एसेट्स हो गए। जिससे कि जिसमें ना कुछ मनी वैल्यू अट्रैक्ट हो, मनी वैल्यू हमारी इसमें कुछ ना कुछ मनी वैल्यू से हमें अटैच्ड हो, मनी वैल्यू उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी एसेट्स को बेचकर जिनसे हम कुछ पैसा वसूल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ जमीन जायदाद आपके पास पड़े, आपके खेत पड़े, आपकी जमीनें पड़ी, आप उसको बेचकर क्या कर सकते हो? पैसा ला सकते हो। पैसा बेसिकली आप उसको बेचकर पैसा ला सकते हो। उसका लैंड एंड बिल्डिंग का टाइम टू टाइम आप क्या कराते हो? आप लैंड एंड बिल्डिंग का, अपना जितनी भी आपकी जमीन वगैरह, उसका वैल्यूएशन कराते हो। क्यों कराते हो? क्योंकि आपको मार्केट के रेट पता लगते हैं कि आपकी जमीन की जो वैल्यू है वो मार्केट में फिलहाल कितनी चल रही है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। कोई भी ऐसी चीज जो कि फर्म को पैसा लाने में बेसिकली, या फिर दूसरे बेनिफिट लाने में, फ्यूचर में मदद करती है, वो कोई भी चीज हमारी एसेट कहलाती है। अब कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, दूसरे बेनिफिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी भी क्या है? हमारी एसेट है। एसेट, अब उससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो बेसिकली वो भी क्या हो गया? एक तरीके का बेनिफिट, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचकर आप उससे पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो, है ना? तो बेसिकली एसेट्स जो है, एसेट वो कोई भी चीज जो किसी फर्म को बेनिफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ कैश या दूसरी किसी फॉर्म में, वो हमारा एसेट कहलाएगा। अब एसेट्स भी कई तरीके के होते हैं हमारे भाई। एसेट्स हमारे फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं, टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं, और वेस्टिंग एसेट्स भी हमारी होती हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं।
ऐसे एसेट्स जो कि आपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे और जिनको कि आप आसानी से कैश में नहीं बदल सकते, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, वो हमारे ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको कि आप आसानी से कैश में बदल सकते हो, मतलब जिनको बेचकर आप आसानी से कैश की फॉर्म में पैसा ला सकते हो। ऐसे एसेट जो कि लिक्विड इन नेचर होते हैं, लिक्विड इन नेचर का मतलब जिनको कि आप आसानी से बेचकर मार्केट में जाओगे तो आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा विद इन अ ईयर, स्पेसिफिक ईयर में 12 महीनों के अंदर अंदर आप जिनको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको क्या बोला जाता है, हमारा करंट एसेट्स बोला जाता है। इसके बाद बात करें टेंजिबल एसेट। नाम में टेंजिबल जुड़ा हुआ है। टेंजिबल का मतलब ऐसी चीजें जिनको कि आप छू सकते हो, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म होती है। अब टेंजिबल एसेट्स में हमारे दोनों ही आते हैं, फिक्स्ड एसेट भी आते हैं और इसके साथ साथ हमारे करंट एसेट भी आते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे के सारे हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें करंट एसेट्स में, तो इन्वेंट्री हमारी क्या है, हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जैसे कि पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गई, गुडविल हो गई, ब्रांड रिकॉग्निशन हो गए, सारे के सारे हमारे एग्जांपल किसके होते हैं, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। क्लियर, बात क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ लिमिटेड लाइफ, जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है और जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इन एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे, इनकी वैल्यू लगातार घटती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेस्टेड एसेट को हम तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि उसका कुछ भी ना बचे, मतलब पूरी तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और वेस्टिंग एसेट इज ऑल्सो रेफर टू एज कंज्यूम्ड एसेट। अब देखो, आपके यूके ट्रिपल एसएससी के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्टिंग एसेट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो वेस्टिंग एसेट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा कंज्यूम्ड एसेट। तो वेस्टिंग एसेट को कंज्यूम्ड एसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछूं तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं नेचुरल गैस, ऑयल हो गया, हमारा टिम्बर हो गया, हमारा कोल हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं वेस्टिंग एसेट्स के। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज हमारी क्या है? लाइबिलिटीज एक तरीके से हिंदी में बोलें तो लाइबिलिटीज एक तरीके का हमारा क्या होता है भाई? लाइबिलिटी एक तरीके का हमारा क्या? कर्जा। एक तरीके का हमारा क्या हो गया? कर्जा। आपने किसी से कोई कर्जा लिया, आपने बेसिकली किसी से कोई पैसा लिया जो आपने लौटाना है, आउटसाइडर्स को लौटाना है। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस शुरू करने से पहले आप बैंक के पास गए, प्रोजेक्ट फाइल लेके, बैंक मेरे को पैसा दे दो। अब बैंक ने क्या किया? आपको पैसा दे दिया, तो आपके ऊपर बेसिकली बैंक की क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। आपको बैंक को पैसा देना होगा जितना भी पैसा आपने लिया था। लाइबिलिटी हमेशा बराबर किसके होती है? एसेट्स माइनस कैपिटल के। सबसे पहले आप देखोगे फर्म के अपने एसेट्स कितने हैं, उसमें से कैपिटल माइनस करोगे। कैपिटल जो ओनर ने अपने खुद का पैसा लगाया, बाकी जो बचा होगा वो आउटसाइडर का पैसा होगा, वो दूसरे लोगों का पैसा होगा जो आपने उनको लौटाना होगा। तो लाइबिलिटी हमेशा बराबर किसके होती है? लाइबिलिटी बराबर होती है हमारी एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स और कैपिटल के डिफरेंस के बराबर होती है हमारी क्या? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज भी हमारी दो तरीके की होती है। लाइबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी। अब बात करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी क्या है? ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस किसी भी कंपनी की जो कि 1 साल से ज्यादा तक ड्यू होती हैं, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर जिनको आप चुका नहीं पाए, 12 महीने से ज्यादा का जिनका टाइम पीरियड होता है, तो बेसिकली ऐसी लाइबिलिटीज को आप क्या बोलते हो? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हो। बैलेंस शीट में हम इन्हें अलग से दिखाते हैं। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा की होती है, उनमें कौन कौन से आते हैं? हमारे डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, डेफर टैक्स लाइबिलिटी हो गई, पेंशन ऑब्लिगेशंस हो गई। ये सारे के सारे हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ही पार्ट होता है। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी। अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू क्रेडिटर विद इन 12 मंथ्स। ऐसी लाइबिलिटीज चालू दायित्व, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं हम चालू दायित्व। चालू दायित्व, चालू दायित्व, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू दायित्व। ऐसी बेसिकली करंट लाइबिलिटीज जो कि आपने 12 महीने के अंदर अंदर चुकानी है, उनको क्या बोला जाता है? बेसिकली करंट लाइबिलिटीज बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स करंट, बेसिकली इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये इनके सारे के सारे हमारे एग्जांपल होते हैं क्या? करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल।
अब गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपने मार्केट से खरीदा, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपने बनाया, किस लिए बनाया, परचेज किया, खरीदा या फिर बनाया, फिर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग, उसको मार्केट में फर्दर बेचने के लिए, बेचोगे क्यों, फर्दर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इन अदर वर्ड्स दे रेफर टू प्रोडक्ट्स इन विच एन एंटरप्राइज इज डीलिंग। दूसरे शब्दों में बात करें तो वो प्रोडक्ट्स जिनमें की कोई भी एंटरप्राइज हमारी डील करके उनको क्या बोला जाता है, हमारा गुड्स बोला जाता है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या है, मैंने पहले ही बताया था, स्टॉक जो है वो एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि एंटरप्राइज का ही एंटरप्राइज के पास होता है, एंटरप्राइज के बेसिकली एंटरप्राइज का स्टॉक होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जो कि एक एंटरप्राइज अपने पास रखती है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में स्टॉक मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, या तो उसको सेल करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए, फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिससे कि आप और ज्यादा बेहतर सर्विसेज कस्टमर्स को दे पाए। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक, या साल के अंत में जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आने वाले साल के लिए क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, साल के खत्म होते होते जो स्टॉक जो है, जो गुड्स जो है अमाउंट में हमारी बिकी नहीं, जो बच गई, उनको क्या बोला जाता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा बोला जाता है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बेसिकली रेवेन्यू का कॉस्ट के ऊपर एक्सेस, यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब आपने मुनाफा हुआ आपको ज्यादा, जेब से रुपया लगा आपका कम, तो बेसिकली रेवेन्यू when the revenues are greater than cost, तो उसको बोला जाता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट भी दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस है किन दो चीजों का, सेल्स रिवेन्यू का और डायरेक्ट कॉस्ट का डिफरेंस। बोले तो डिफरेंस है, डिफरेंस किन दो चीजों का, सेल्स रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, सेल्स रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू और डायरेक्ट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट बेसिकली ऐसा प्रॉफिट जो सारे के सारे खर्चे करने के बाद आपके पास बच जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, नेट प्रॉफिट बोलते हो। अगर आपके एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, तो क्या हो जाता है, आपका नेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। लॉस, लॉस क्या है हमारा, लॉस बेसिकली जब आपके खर्चे हुए ज्यादा, रेवेन्यू हुआ कम, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, लॉस। इससे ओनर की इक्विटी कम होती है। ओनर की इक्विटी कैसे कम होगी भाई, आप देखो, हुआ मुनाफा होना चाहिए था, हुआ नुकसान। अब नुकसान के केस में पहले मुंह खोल के जिन लोगों से आपने पैसा लिया था बाहर से, आउटसाइडर से, पहले आप उनका पैसा चुकाओगे। रूल तो यही कहता है, आउटसाइडर्स का पहला, घर के लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले बाहर के लोगों का पैसा दो। तो उससे क्या होता है कि बाहर के लोगों का पैसा देने के चक्कर में जो ओनर ने अपना पैसा लगाया, उसकी ओनर की जो इक्विटी है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो लॉस क्या होता है, मनी और मनी वर्थ लॉस्ट अगेंस्ट विच द एंटरप्राइज रिसीव नो बेनिफिट, ऐसा पैसा जिसपे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। कैश और गुड्स लॉस्ट इन द थेफ्ट, ऐसी कैश और गुड्स हमारी जो कि लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, हमें मिला नहीं कुछ भी, थेफ्ट, चोरी हो गई कुछ भी, तो बेसिकली वो होता है हमारा लॉस। इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ऐसे इवेंट्स बार बार नहीं होते। लॉस बहुत ही मतलब नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब होता है जो रिपीटेटिव ना हो, बार बार ना हो। अचानक से आग लग गई, अचानक से चोरी हो गई, अचानक से बाढ़ आ गई। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचते समय कुछ आपको लॉस हो गया, तो ऐसे के सारी चीजों को आप क्या बोलते हो, लॉस बोलते हो, ठीक है ना। एक्सपेंस क्या होता है, हिंदी में बात करें तो एक्सपेंस क्या होता है, आपका खर्चा। आपने कोई खर्चा किया, अब खर्चा किया क्यों किया, खर्चा कोई चीज को बनाने के लिए, कोई चीज को सेल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को कमाने के लिए। ये एक तरीके से कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो रुपया आपकी जेब से लगता है उसको बोला जाता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक करंट अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा होता है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सपेंस बोलते हो। एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस आर पेमेंट ऑफ, एक्सपेंस के एग्जांपल इन्होंने दे दिए, पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, सारे के सारे हमारे एग्जांपल हो गए किसके, एक्सपेंस के। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल अमाउंट। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में दोनों में अंतर है, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बोले तो, एक्सपेंडिचर होता है हमारा टोटल अमाउंट
ऑफ कॉस्ट जो कि आपने खर्चा किया, टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो कि आपने खर्चा किया, ठीक है ना। एन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और द लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, टोटल अमाउंट जो कि आपने पैसा खर्चा किया, कॉस्ट का टोटल जो आपकी जेब से पैसा लगा रेवेन्यू को कमाने के लिए, उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट ऑफ और मनी सेक्रीफाइस फॉर द बेनिफिट रिसीव, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को कमाने के लिए जो पैसा आपने अपनी जेब से लगाया उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, अमाउंट इज स्पेंट इन परचेजिंग एसेट्स व्हिच विल गिव बेनिफिट ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा पैसा, ऐसा खर्चा जो आप लोग करते हो ऐसे एसेट्स को खरीदने के लिए जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक, कई वर्षों तक मिलेगा। जैसे कि फिक्स्ड एसेट, मशीनरी को खरीदने के लिए, जमीन को खरीदने के लिए जो पैसा आपने यूज किया वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उस जमीन पर जो आपने खर्चा किया, उस जमीन को जो आपने खरीदी, उस पर आप आने वाले कई सालों तक जो है बेसिकली कुछ भी अपना प्लांट वगैरह लगा सकते हो और उसके फल जो है खा सकते हो। इन द सेम वे कोई भी मशीनरी, फिक्स्ड एसेट मशीनरी आपने खरीदी, उससे कई सालों तक आप प्रोडक्शन करवाओगे तो ऐसा खर्चा जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और इट्स इंप्रूवमेंट, फिक्स्ड एसेट को खरीदना और उसको अपग्रेड करने में जो भी पैसा आपका लगता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, हम इसको पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में से ही काटते हैं, डेबिट करते हैं। और ये कौन से साइड में आता है, ये आता है दे अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट में आता है, तो ये पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में आता है। और बैलेंस शीट के कौन सी साइड में इसको दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट के इसको एसेट साइड में हमारा दिखाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा पैसा जो आपने खर्चा किया गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, या फिर हम कह लें कि डे टू डे बेसिस पे जो भी कोई भी खर्चा हो गया, जो भी खर्चा आप लोग करते हो बेसिकली उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि बाइक में आप कहीं जा रहे थे, बाइक से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में बाइक से कहीं जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक में पेट्रोल डलवाना है तो वो कैसा खर्चा हो गया, वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात आ गई समझ में कि नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स or the other consideration arising in the ordinary course of business activity from the sale of goods, rendering of services and use by others of enterprise, resources yielding interest, royalties and dividends। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें, इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। देखिए रिसीवेबल्स मतलब आपने किसी को कोई चीज उधार पर अभी बेच दी, लेकिन बेचा तो ना, उससे कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ना, अभी नहीं आया बाद में तो आएगा ना, तो रिसीवेबल्स भी फॉर्म होता है किसका, पार्ट होता है किसका, रेवेन्यू का। इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, other consideration arising in the ordinary course of business activities from the sale of goods, rendering of services and used by others of enterprises। या फिर आपने किसी को, कोई अपनी जमीन पड़ी थी उसको किसी को लीज पे दे दिया, बट्टे पे दे दिया, भैया यूज करो इसको, आपके पास पैसा पड़ा था आपने किसी और को दे दिया, कोई बात नहीं मेरे को इंटरेस्ट दे देना। आपकी कोई बुक थी आपने किसी को कहा कोई नहीं पब्लिशर तू छाप लेकिन मेरे को रॉयल्टी दे देना। तो वो जो सारी चीजें होती हैं वो क्या कहलाता है, आपका रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू किस फॉर्म में हो सकता है, रेवेन्यू इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, रॉयल्टी की फॉर्म में हो सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में भी हो सकता है। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को बेचकर भी रेवेन्यू कमा सकते हो। रेंट, कमीशन, ये भी एक तरीके से इनडायरेक्ट सोर्स होती है किसकी, रेवेन्यू की। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो आपका क्या होता है, इनकम होता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो डिफरेंस रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में वो हमारा क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इनकम के इन दो चीजों का डिफरेंस है, रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस है हमारा क्या, इनकम। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। अपनी ट्रांजैक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल कोई भी लेन देन जो कि बिजनेस में किया जाता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, उसको बोलते हैं हम अपना ट्रांजैक्शन। इसमें चेंज इन एसेट, एसेट में बढ़ोतरी होगी, आपने किसी को कोई चीज खरीदी बेची, एसेट में चेंज होगा, लाइबिलिटी में चेंज होगा, नेट वर्थ अकाउंट में चेंज होगा। इट इज रिकॉर्डेड, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसके खाते बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेची, कुछ गुड्स को खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कुछ पैसा आया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कुछ परचेज किया या सेल किया फिक्स्ड एसेट्स को, डिविडेंड का पेमेंट किया। ये सारी की सारी हमारे जिसमें कुछ ना कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अपने ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्लियर के नहीं,
नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांजैक्शन की है कि इसमें कुछ मनी और मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज में। इट अराइजेज ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है किसमें, ट्रांजैक्शन में। इट ब्रिंग्स ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी को जब आप कोई चीज बेचोगे तो उसका एसेट बढ़ेगा, आपका एसेट कम हो जाएगा, लाइबिलिटीज उसकी बढ़ेगी, आपकी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें ट्रांजैक्शन की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में एक पार्टी की एसेट्स बढ़ेगी, दूसरी पार्टी की एसेट कम होगी, एक पार्टी की लाइबिलिटी बढ़ेगी, एक पार्टी की लाइबिलिटी कम होगी, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज करता है। इट हैज डुअल एस्पेक्ट्स और साइड, रिसीविंग डेबिट, गिविंग क्रेडिट ऑफ द बेनिफिट। इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब कुछ प्राप्त होना, रिसीव होना, और गिविंग का मतलब क्रेडिट, मतलब एक तरीके से कुछ किसी को देना बेनिफिट। ट्रांजैक्शंस में भी कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो प्रकार की हो सकती है, नकद भी हो सकती है और उधार पर भी हो सकती है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ऐसा पैसा, ऐसा अमाउंट ऑफ मनी या फिर गुड्स जो कि प्रोप्राइटर ने, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए निकालने बिजनेस से, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से क्या होता है, रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। ओनर्स का जो पैसा होता है बिजनेस में लगा हुआ वो कम होता है। इट अपीयर्स ओनली इन द अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट्स में दिखाई जाती है और इसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट में भी दिखाई जाती है, ठीक है ना। कैपिटल क्या होता है, आपको पता है कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो कि प्रोप्राइटर अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के टुवर्ड द ओनर, ओनर के प्रति। ये इट इज सो बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारी लाइबिलिटी क्यों है बिजनेस के ओनर के प्रति, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, तो एक तरीके से वो हमारे लिए पैसा लेके आए तो हमें उसको चुकाना भी पड़ेगा। कैपिटल किसके बराबर होता है, कैपिटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर होता है। असेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर फंड्स। आउटसाइडर, हमने बाहर वाले लोगों से जो पैसा लिया, आउटसाइडर फंड्स को देने के बाद जो पैसा बचा वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। असेट्स में से जब आप लाइबिलिटी घटा दोगे वो किसके बराबर होगी, हमारी कैपिटल के बराबर होगी। कॉस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसा पैसा जो आपकी जेब से लगा कुछ बेसिकली रेवेन्यू को कमाने के लिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कोई एक्टिविटी, आर्टिकल खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आर्टिकल भी एक अलग नेम होता है ना गुड्स का, तो आर्टिकल को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी एक्टिविटी काम को करने के लिए जो भी पैसा आपका लगा उसको क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट बोलते हैं। गेन, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज, मतलब ऐसा गेन, लाभ, आपको लाभ आपको अर्जित किया आपने, लेकिन रूटीन एक्टिविटीज से नहीं, ऐसी एक्टिविटीज जो कि अचानक से हो गई, इंसिडेंटल हो गई। जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई पड़ी थी, अचानक से आपने उसको सेल कर दिया, या कोई फिक्स्ड एसेट को आपने अब आपके काम का नहीं, आपने बेच दिया, तो रोज थोड़ी बेचते फिरोगे फिक्स्ड एसेट को, उससे जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसा आया, वो गेन कहलाएगा। एट मोर देन देयर बुक वैल्यू, जितने का आपने खरीदा था उससे कहीं ज्यादा आपने उसको बेचा, तो वो क्या कहलाता है, आपका गेन कहलाता है। गेन में भी ऑपरेटिंग गेन और नॉन ऑपरेटिंग गेन, गेन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग गेन और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग गेन। अब बात करते हैं फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट मींस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो पैसा खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेट। परचेजेस, अब बात करते हैं परचेजेस की। द टर्म परचेजेस आर यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर टू बी सोल्ड। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस का मतलब कुछ खरीदारी करना, आप जब कुछ गुड्स को खरीदते हो या फिर बनाते हो उसको दोबारा से बेचने के लिए। और गुड्स परचेजेस में हमारी दोनों तरीके की परचेजेस आती हैं, कैश परचेजेस भी आती हैं और इसके अलावा हमारी क्रेडिट परचेजेस भी आती हैं, ठीक है ना। परचेज रिटर्न, आपने कोई चीज खरीदी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने वापस कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। जैसे मंत्रा वगैरह से आप ऑर्डर करते हो टी शर्ट्स वगैरह, आपको पसंद नहीं आई, 30 दिन का बेसिकली पीरियड रहता है, आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न बोला जाता है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी होता है एक, वो होता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। इंपोर्ट्स, आपने बाहर से कोई चीज इंपोर्ट की, ठीक है ना, आपने फॉरेन कंट्री से कोई चीज आपने मंगवाई, उसको क्या बोला जाता है, इंपोर्ट। गवर्नमेंट जो है उस पर क्या लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है। Freight or carriage inward, it means cost incurred for transporting the goods to the place of business. It is added to the purchase cost.
मतलब कॉस्ट इनकर्ड, ऐसा पैसा, ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो कि आपने गुड्स को लाने के लिए, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस अपनी जगह मतलब बिजनेस करने के लिए जो गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो पैसा आपने खर्चा किया, उसको बोला जाता है बेसिकली फ्रेट और कैरेज इनवर्ड। इट इज एडेड टू परचेज कॉस्ट, मतलब जितने का, जैसे सपोज मशीनरी है, मशीनरी 50,000 रुपए की अपनी मशीनरी है और 5,000 रुपए उसको लाने ले जाने में आपके लग गए, ठीक है, आपने मतलब पहुंचाने के लिए फाइनल कंपनी में गुड्स को पहुंचाने के लिए आपने 5,000 रुपए अलग से उस पर खर्चा कर दिया, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55,000। और ये 5,000 रुपए किस चीज के कहलाएंगे, कहलाएंगे हमारे कैरेज इनवर्ड के, ठीक है ना, किस चीज के कहलाएंगे, कैरेज इनवर्ड के हमारे कहलाएंगे। नेक्स्ट सेल, सेल तो आपको पता ही है, आपने कोई चीज बेचना, आप जब कोई चीज को बेचते हो तो उसको सेल बोलते हैं। सेल भी दो तरीके की होती है, कैश और दूसरी हमारी क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। जब कैश पे बेची जाती है तो कैश सेल कहलाती है, जब उधार पे बेची जाती है तो उधार पर कहलाती है क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न और सेल्स इनवर्ड, जब आपने कोई चीज किसी को बेची और जिसको बेची उसने आपको वापस कर दिया तो वो आपका क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। एक्सपोर्ट, जब आप कोई चीज इंडिया में बैठे हुए हो, भारत में बैठे हुए हो, अब यहाँ से कोई चीज बाहर आप बेच रहे हो तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट करना। गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ इंसेंटिव्स देती है गुड्स एक्सपोर्टेड पर, हम कुछ इंसेंटिव वगैरह, कुछ छूट वगैरह हमारी सरकार के द्वारा हमें दिया जाता है। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स सोल्ड। अब इसके साथ साथ कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को बेचने के लिए जब आपने सपोज फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगाई, या फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उसको लॉजिस्टिक में, एकार्ट लॉजिस्टिक में, जो उनका मतलब जिस कंपनी के साथ टाई अप है उन्होंने उसमें कोरियर कंपनी के साथ टाई अप किया। अब कोरियर कंपनी उनसे क्या वसूलेगी, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि आपको पहुंचाने के लिए डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी वो लेंगे वो डिलीवरी चार्जेस आपसे लेंगे, उसका एक सर्टेन परसेंटेज फ्लिपकार्ट को जाएगा और कुछ कोरियर कंपनी को जाएगा। वो जो पैसा है वो क्या कहलाता है, कैरेज आउटवर्ड हमारा कहलाता है। इट इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है। वाउचर क्या है, वाउचर इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक लिखित रूप। जैसे आपने एक वाउचर होता है, वाउचर में क्या होता है बेसिकली कि किस बंदे ने कब बिजनेस से पैसा लिया, कितने का आपने किसको कोई माल, अगर कोई चीज बेची, सपोज मोबाइल फोन आप खरीदने जाते हो, बिल लेते हो ना, बिल उसमें डेट लिखी रहती है, किसको कस्टमर नेम लिखा रहता है, किस तारीख में, नीचे स्टैंप लगी रहती है, अमाउंट लगा रहता है, वो सारा का सारा वाउचर होता है। वाउचर भी कई तरीके के होते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं ये भी हम बात बताएंगे। डेबिट नोट यूज किया जाता है किसके द्वारा, जब आप परचेज रिटर्न करते हो। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट किसके द्वारा, परचेज रिटर्न। जैसे सपोज आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है ना, डेबिट नोट, आपने कोई चीज खरीदी और खरीदने के बाद जो है बेसिकली यहाँ पर खरीदने के बाद वो चीज खराब निकल गई तो उस केस में आप डेबिट नोट यूज करोगे। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट सपोज आपने कोई चीज सेल की थी, सेल करने के बाद सेल रिटर्न हो गई, अब सेल रिटर्न होने पर वापस से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ना अकाउंट, तो उसके नीचे किसके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया वो आपको बताना पड़ेगा, तो वहां पे क्रेडिट नोट यूज होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जब आपसे कोई डिस्काउंट, आप हम सभी लोग जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। जब आप गए मार्केट में, आपने कुछ डिस्काउंट मांगा, 10,000 की कोई चीज बताई, आपने कहा 9,000 का लूंगा, तो बेसिकली वो जो 1,000 रुपए का जो डिफरेंस आप ले रहे हो उसको बोला जाता है हमारा डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज ए डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज। जब आपने बल्क में बहुत सारी चीजें खरीदी, उसके बाद आप कह रहे हैं मैंने देखो बहुत सारी मात्रा में आपसे चीजें खरीद ली, अब मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। कैश डिस्काउंट, इट इज ए डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और टाइमली पेमेंट। जब आपने टाइम एकदम से कहने लगे मैं अभी पेमेंट देने वाला हूँ, ठीक है, 50,000 की मैंने चीज की खरीदी, अब मैं कहता हूँ मैं 50,000 का 50,000 अभी दूंगा, लेकिन मेरे को इस पे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो उस पे जो है जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए वो कह गया 50,000 एकदम से हाथ में मेरे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ डिस्काउंट दे दो, पैसा तो अचानक से मेरे पास हाथ में आ जाएगा, तो वो जो डिस्काउंट आप देते हो उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। अकाउंट क्या है, इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट एक तरीके से समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह एक ही बुक में एक साथ रिकॉर्ड करना एक पर्टिकुलर हेड में, तो उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें केवल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट। डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट, डायरेक्शन भी कि कौन से साइड में कोई चीज आपने खरीदी या बेची, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हमारी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, इनमें जर्नल आता है, सब्सिडियरी बुक होता है, लेजर्स आता है, जिसमें कि हमारी अलग अलग प्रकार की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। एंट्री, एक ट्रांजेक्शन एंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन और इवेंट जिसको कि आप रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, एंट्री करना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंट्री। ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमेशा जैसा मैं बोलता हूँ कि नॉलेज शेयर करने से हमेशा हमारी नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती। तो फिलहाल आज के लिए